Good morning to all of you. We continue चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और आज का जो लेक्चर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो हम एक एग्जांपल से करते हैं। बेटा देखिएगा एग्जांपल क्या है हमारे पास में। हमारे पास जो एग्जांपल है आज का वो है कि ओजोन का डिकम्पोजिशन। ओजोन O3 जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो जो ओजोन है बेटा, ये ओजोन डिकम्पोज्ड होती है किसके अंदर? O2 के अंदर। दैट्स राइट। इसका जो बैलेंस इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? वो होता है 2 ओजोन के मॉलिक्यूल डिकम्पोज्ड होते हैं तो 3O2 जो है वो बनती है। ठीक। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो क्या कहते हैं। अब आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारे पास कहाँ से आएंगे डाटा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट ओजोन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और रिएक्शन का जो रेट है ना वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दैट्स राइट। अब दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो फिर रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखी जाए। तो अब रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखे, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो रिएक्शन है ना, जैसा दिख रहा है इतनी ईजी नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। पहला जो स्टेप है उसके अंदर ओजोन का केवल एक जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज्ड होता है, और डिकम्पोज्ड होकर के क्या बनाता है, O2 गैस बना देता है, और एक बनाता है ये नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल होता है। क्या लीजिए, जब ये रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल अगर आपके पास में कोई प्रोसेस रिएक्शन है तो वहाँ तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वहाँ तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स राइट। तो ये जो आपके पास में है, अभी आगे की चीज़ बता दूँ, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, बोलिएगा यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन O और O2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ओजोन, ये होगा। अब अगर मैं आपको पूछूं यहाँ से कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है मुझे इसका एक्टिव मास बता दीजिए, ये क्या होगा। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसको वहाँ उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक्टिव मास इज इक्वल टू हो जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाला उसको ओजोन के एक्टिव मास से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके अंदर O2 का, ये होगा। अब क्या होता है सेकंड स्टेप के अंदर, क्या होता है वो सुनिए। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एक और ओजोन के साथ में। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास वहाँ से आई, ये रिएक्ट करेगी एक और ओजोन मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, जिससे रिएक्शन होकर के 2 क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे O2। इन दोनों में से ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये स्टेप होता है स्लो, और ये जो स्टेप है ये होता है फास्ट। तो रिएक्शन का जो रेट है, इसके डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कौन से स्टेप पर डिपेंड करने वाला है, स्लो पर। तो फिर बता दीजिए यहाँ से इस रिएक्शन का रेट किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इस रिएक्शन का जो रेट है ये रेट अकॉर्डिंग होगा अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप जो हमारा होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप या रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, स्लो स्टेप जो है इसी को ही हम क्या कहेंगे, यही हमारा होगा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, दैट इज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, RDS। ठीक है, तो इस पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो इस पूरी रिएक्शन का रेट इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो मुझे बताओ अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू रिएक्टेंट का एक्टिव मास। रिएक्टेंट कौन कौन है, ओजोन का एक्टिव मास, और कौन है, नेसेंट ऑक्सीजन का एक्टिव मास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होने वाला, अच्छा प्रोपोर्शनल हमने लगाया नहीं है, प्रोपोर्शनल, ये लीजिए। फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K ओजोन का एक्टिव मास
O का एक्टिव मास। अब देखिएगा यहाँ से जो O का एक्टिव मास है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से ये ओजोन का जो एक्टिव मास है इसे उठा करके यहाँ प्लेस कर दें, दिस राइट। वहाँ से इसे ला करके यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है बेटा। जैसे वहाँ से उठा के यहाँ ला करके इसे प्रेस करेंगे, बोलिए क्या होगा। तो आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और उसके बाद में ओजोन तो यही रहने वाला है, और वो जो ऑक्सीजन का एक्टिव मास है वो आप वहाँ से ले करके आएंगे। क्या है वो देखिए आपके पास जो है वो है कि इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ओजोन का एक्टिव मास अपॉन O2। अब यहाँ से देखो ये के आपका रेट कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इन दोनों से आपके पास आ गया एक नया कांस्टेंट, उसको मैंने किससे लिख दिया है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय के डैश से लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ से जो ओजोन है ये भी ये है और ये भी ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओजोन। ओजोन की पावर 1 ये रहेगी, 1 ये रहेगी, तो ओजोन की पावर हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, O2 डिवाइडेड बाई रहने वाला है O2 का एक्टिव मास। अब O2 की पावर क्या है 1, इसे उठा के ऊपर ले आऊँ मैं, बोलिएगा क्या होगा। तो होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है। और उसके बाद में जो ओजोन है उसकी पावर 2 और जो ऑक्सीजन है उसकी पावर होगी -1। देखिएगा ये होगा इसका रेट लो इक्वेशन। तो रेट लो इक्वेशन जो है उसमें देखो ओजोन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो रिएक्शन का रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ से रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लूँ कि मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर दोनों का सम करोगे इन पावर्स का, ठीक है। पावर्स का सम कितना होगा, 2 प्लस में -1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा 1, ये लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्त हमारे पास में उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा होने चाहिए, ठीक है। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो और फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर जा रहा है तो ऐसा जो क्वेश्चन था वो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो ये भी आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ पर फिट भी कर सकते हैं। ये हो गया है। इसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ये इस पूरा का पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया ये पूरा बेटा एग्ज़ाम CBSE में तो नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। molecularity of a reaction, molecularity of a reaction, ठीक है बेटा। molecularity of a reaction, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है। अब सुनेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, पिछली बार प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कहते हैं, देखो बेटा एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है वो कहते हैं द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में हो जाती है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाती है, ठीक है, नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन।
या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर भी 1 होता है और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन आया जो रहा है सर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है। देखो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है ये आपके पास में कोई कंटेनर और इस कंटेनर में रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। वन टाइप रिएक्टेंट भी हो सकता है, मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, दैट्स राइट। ये लीजिएगा। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो इस मॉलिक्यूलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कोलिजन थ्योरी। मॉलिक्यूलरिटी जो है इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं बेटा, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जो है बेटा, वो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि यहाँ ये जो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट में रिएक्शन कैसे होगी। तो कोलिजन थ्योरी जो है वो कहती है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कोलोइड करते हैं, इनके बीच में कोलिजन होता है, इनके बीच में टक्कर होती है, और टक्कर होने के बाद में कोलिजन होता है, टक्कर होती है, और टक्कर होने के बाद में इन रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। टक्कर के बाद में रिएक्टेंट जो है ना, इनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट्स राइट। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होती है कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, चाहे वन टाइप हो चाहे मोर देन वन टाइप हो, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सुनना, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर इन रिएक्टेंट के एटम्स, या फिर इन रिएक्टेंट के आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस, ठीक है ना, जितने की एक बार में कोलिजन करते हैं, ठीक है, जितने की एक बार में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स राइट। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ऑफ रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस एक साथ या एक बार रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, इनको ही हम क्या कहते हैं, इन नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इनको ही कहते हैं रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, दैट्स राइट। क्या डेफिनेशन होगा मॉलिक्यूलरिटी का, तो मॉलिक्यूलरिटी का जो डेफिनेशन होगा वो होगा द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और molecules that must collide, that must collide with each other, each another simultaneously, so as to result into a chemical reaction, is called, the molecularity of the reaction, the molecularity of the reaction, that's right। लीजिए, तो रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस
एक साथ रिएक्ट करते हैं सिमल्टेनियसली, एक साथ रिएक्ट करते हैं, एक साथ कोलोइड करते हैं, ठीक है ना, और कोलोइड करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स आयन दैट कोलोइड विथ ईच अनदर सिमल्टेनियसली नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दैट्स राइट। चलिएगा अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं, इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन बात करते हैं, इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन, जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं, सिंपल रिएक्शन का मतलब सीधा सा एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। अब एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन जो होती हैं ये तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, वन स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब वन स्टेप में ही कंप्लीट जब हो जाती हैं तो इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी तो जो बैलेंस इक्वेशन है ना, बैलेंस इक्वेशन, उस बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना, उनका सम करके ही कैलकुलेट कर देते हैं। दैट्स राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ सिंपल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, सिंपल रिएक्शन हमारे पास में है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में है O2F2, इसका डिकम्पोजिशन होता है और O2 प्लस में F2 बन जाता है। तो ये एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है, दैट इज सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एक स्टेप में होती है, ठीक है, एक स्टेप में होती है। तो अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो बेटा इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिंपल जो रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती हैं जो वन स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं, इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो इनकी जो बैलेंस इक्वेशन होती है, बैलेंस इक्वेशन है, इसमें जो रिएक्टेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स देखिए, कितना रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स है 1, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 होगी। सीधा सीधा सा हम उसी से देख के बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HI का जब डिकम्पोजिशन होता है तो H2 प्लस I2 बनता है, दैट्स राइट। और यहाँ से इसको बैलेंस अगर हम करें तो बैलेंस करेंगे तो 2HI की नीड हमें होगी। तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ये भी एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, अब देखिएगा मॉलिक्यूलरिटी जो होगी सिंपल रिएक्शन की वो तो हम सीधा किससे डिसाइड कर देंगे, बैलेंस इक्वेशन से। और कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी, 2 मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हो जाएगी। दैट्स राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास में 2 NO आपके पास में है और O2 आपस में रिएक्ट करें, ठीक है ना, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो NO2 का फॉर्मेशन होता है, 2 NO2 बन जाते हैं। तो ये जब रिएक्शन होती है तो बेटा जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, एक साथ देखो कौन कौन, NO का एक मॉलिक्यूल, NO का दूसरा मॉलिक्यूल और बेटा O2 का तीसरा मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये एक साथ कोलिजन करते हैं और एक साथ कोलिजन करके NO2 के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। NO2 जो है उस NO2 के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो देखिएगा एक साथ रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन किया है, 1 2 3 मॉलिक्यूल ने कोलिजन किया है, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। और वो हम सीधा सा उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना बैलेंस इक्वेशन के, 2 मोल्स इसका 1 मोल इसका, सीधा इनको ऐड करके बता देते हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर। लेकिन बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो सिंपल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक इक्वेशन है 5Br नेगेटिव आयन, ठीक है, एक्वस में, और एक होता है ब्रोमेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में, और 6 होते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस में। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके बनता है 3Br2 एक्वस और साथ में बनता है 3H2O वाटर। लीजिए
अब बताइए ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ऑर्डर तो प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी तो क्या क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा कि जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम कर देते हैं। तो यहाँ से कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स है 5, इसका कितना है 1, इसका कितना है 6, सबका सम करोगे 5 प्लस में 1 प्लस में 6 इज इक्वल टू 12, मॉलिक्यूलरिटी 12 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ये रिएक्शन होगी तो ब्रोमाइड जो आयन है उसमें से 5 जो ब्रोमाइड आयन है वो 5 ब्रोमाइड आयन, ठीक है, यहाँ से एक जो ब्रोमेट आयन है वो एक ब्रोमेट आयन Br और 3 नेगेटिव, और 6 जो है वो H पॉजिटिव आयन, इतने सारे के सारे आयंस जो है वो एक साथ कॉलिजन करेंगे। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतने सब के सब एक साथ कॉलिजन कर सकते हैं क्या? एक साथ कॉलिजन नहीं करेंगे। दैट्स राइट। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है, उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, अगर आप ऐसे निकालोगे तो इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ये जो सिंपल रिएक्शन होती है ना उनके लिए ही यूजफुल होती है। मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है दैट इज यूजफुल फॉर सिंपल रिएक्शन, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बेटा, उस मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो केवल एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती है उनके लिए ही डिफाइन की जाती है, यूजफुल होती है। इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट्स राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड only for elementary reaction, ठीक है, elementary reaction. It has no meaning for the complex reaction. It has no meaning for कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप ये कहो कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी बताना चाहते हैं तो फिर बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना इसकी आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, और मैकेनिज्म लिखने के बाद इसका वो जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगा, ठीक है ना, उसमें रिएक्टेंट का अगर सम कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास में इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, लेकिन उसके कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स राइट, ये हो गया है मॉलिक्यूलरिटी। अब बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अभी जो आपने डिस्कस किया मॉलिक्यूलरिटी, और इससे पहले जो डिस्कस हमने किया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और इससे पहले जो डिस्कस किया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस किया है, और मॉलिक्यूलरिटी से पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो लिख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूं, एक तरफ लिखूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, और इधर मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, बताइएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये बताइए कैसी वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, ठीक है, ये इट कैन बी डिटरमाइंड
एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ओनली। और इसको मॉलिक्यूलरिटी को कैसे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसको, तो हमने बस पहली बात तो मॉलिक्यूलरिटी को सिंपल रिएक्शन जो होती हैं या एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ही कैलकुलेट किया है। और सीधा हमने जो बैलेंस इक्वेशन थी ना, उस बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स थे उनको सम करके कैलकुलेट किया है। इट मीन्स ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये जो है ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय सिंपल एडिंग, बाय सिंपल एडिंग, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स इन RDS, जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस है उनके सिंपल एडिंग से ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या था, ये आपका होता था कंसंट्रेशन जो थी रेट, उसके जो रेट लॉ इक्वेशन में उनकी जो पावर्स थी उन पावर्स का सम हुआ करता था। दैट्स राइट, इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, और इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या होता था एक्चुअल में, ये होता था सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इन रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जबकि ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, दे दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अदर सिमिल्टेनियसली। ये क्या होता है, ये भी होता है सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ऑब्लिक आयंस दैट मस्ट कोलाइड with one another simultaneously, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद तीसरा क्या है, देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखा है 0 भी होता है, 1 2 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, इट नीड नॉट टू बी अ होल नंबर, कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज 0, ठीक है, नीड not to be need not to be a whole number, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव और 0 कैसा भी हो सकता है। बट ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है, इनका हमेशा सम करना है आपको बैलेंस इक्वेशन का, और जब इनका सम करोगे तो ये हमेशा क्या होने वाला है, एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये हमेशा ही क्या होता है बेटा, एक होल नंबर होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये किस पर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन पर भी होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज
एप्लीकेबल, ठीक है, टू, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट ये जो है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि भाई ये मॉलिक्यूलरिटी जो है ये कौन सी रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसमें कब एप्लीकेबल होगा, जब उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाएगा और उस मैकेनिज्म के अंदर जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगा, ठीक है ना, वहाँ से हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लीजिएगा, ये हो गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अब ये डिफरेंस होने के बाद में